कैसे हैं हम लोग? आज जो है इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इतिहास को पहले हम लोग जो है भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और हिस्ट्री में जो है एकदम स्टार्ट से हम लोग जो है अंत तक पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास भी हम जो पढ़ेंगे तो भारत का ये नहीं कि स्वतंत्रता हो गया और भारतीय इतिहास समाप्त, नहीं, आधुनिक जो विश्व वर्ल्ड है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी भारतीय स्वतंत्रता जब समाप्त हो जाती है, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो समाप्त होने के पश्चात हम लोग जो है आधुनिक विश्व, यानी जो भारतीय इतिहास जो आधुनिक विश्व की चल रहा है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। यानी 2010-12 तक हम जो है कवर कर लेंगे। तो ये इतिहास का भी पोर्शन आ जाता है और पॉलिटिकल साइंस का भी आ जाता है, तो दोनों का ये थोड़ा सा मिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं इतिहास, यानी हिस्ट्री। इतिहास ठीक है, आप देखते हैं इतिहास जो है, इतिहास के बारे में तो हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, या इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस ये कहाँ का था? यूनान का। यूनान। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हेरोडोटस किस देश के निवासी थे, तो यूनान के थे। यूनान जो है काफ़ी बार आएगा क्योंकि यूनान के दार्शनिक हो गया, क्योंकि यूनान जो है प्राचीन जब काल में हम लोग देखेंगे तो यूनान से जो है कि बहुत सारे लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में या फिलॉसफी के क्षेत्र में जो है उभर कर सामने आए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यूनान जो है बहुत काफ़ी आगे था। ठीक है, तो यूनान से बहुत व्यक्ति हम लोग देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। अभी तो इतिहास देख रहे हैं तो इतिहास के बारे में देखेंगे, तो इन्हें ही कहा जाता है इतिहास का पिता। यानी इतिहास के जो स्रोत है उसको खोजने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। इसी योगदान के आधार पर जो है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन हमको अभी पढ़ना है भारत का इतिहास, तो भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास के बारे में जो अधिक जानकारी जो दिया था यूनान का ही व्यक्ति है, मेगास्थनीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कहा जाता है। ये भी कहाँ का था? तो यूनान का। यूनान का था ये भी मेगास्थनीज। देखिए दोनों व्यक्ति कहाँ के? यूनान के। एक जो है इतिहास के पिता कहलाते हैं और दूसरा जो भारतीय इतिहास का पिता कहलाते हैं। जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। किसकी? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ये इनका एक फेमस पुस्तक है इंडिका। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मौर्य काल पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग 2 पॉइंट आप लोग को कवर हो गया होगा। ठीक है, तो इतिहास का पिता और भारतीय इतिहास का पिता ये आप लोग देख लिए। ठीक है, अब देखिए कि इतिहास के कालक्रम को हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे। इन इतिहास को बांटने के लिए, यानी इतिहास को पढ़ने के लिए जो है उसको पार्ट बाय पार्ट बांटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा ही पढ़ना शुरू कर दें तो खिचड़ी हो जाएगा। जैसे नहीं होता कि मतलब कोई खाना बना रहा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए, तो क्या करता है? कुकर लेता है, उसमें चावल दाल जो भी है उसके पास जो भी सब्जी उब्जी है सब काट को उसमें डाल दिया, वो क्या बन जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा। लेकिन अगर जिसको सही से खाना बनाना नहीं आता है वो दाल अलग बनाएगा, चावल अलग बनाएगा, तो वो हो जाएगा। तो हम लोग को जब इतिहास सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ काल खंड को बांटेंगे, इतिहास के खंड को हम लोग बांट कर फिर से उसको हम लोग सही से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है इतिहास के पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के पश्चात जो है धीरे धीरे करके हम लोग कुछ कुछ जानना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 2 पॉइंट लिख के तैयार रहिए। आगे हम लोग इतिहास के कालखंड को हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए इतिहास को हम जो है जब हम बांटना प्रारंभ करते हैं तो इतिहास को जो है मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और जो है आदि ऐतिहासिक काल। पहले आदि ऐतिहासिक काल आएगा, उसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 भाग हम लोग बांटते हैं इतिहास को। ठीक है,
तो देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री इसको बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, ठीक है। उसके पश्चात आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो दूसरा खंड हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो दो कालखंड हम लोग देख लिए। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। थर्ड जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। तो इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में, ठीक है। अब ये भाग जो हम बांटे हैं किस आधार पर बांटे हैं? तो साक्ष्य के आधार पर बांटे हैं, ठीक है। यानी जिस प्रकार से साक्ष्य, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में जो है इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं तो किस आधार पर इतिहास को हम लोग जानते हैं, तो उसी आधार पर जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो देखते हैं पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना और पढ़ना कुछ नहीं आता था, अर्थात इस काल की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुआ। यानी प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोग कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कार्बन डेटिंग विधि से जो भी कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो कुछ भी मिला है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग चर्चा कर लेंगे किसकी, प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन जो है कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया इस काल में, ठीक है। तो लिखा पढ़ा नहीं गया, इसका मतलब जो है इस काल में कोई भी किताब नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखने भी नहीं आता था और पढ़ने भी नहीं आता था, तो कोई किताब भी नहीं लिखा गया होगा। तो इस काल में जो है हमको ये स्पष्ट हो गया, इस काल की जानकारी जो है हमको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी जानकारी मिलेगा वो पुरातात्विक आधार पर मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या था, मनुष्य लिखना सीख गया था। जैसे जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको क्या होता है कि ऐसे स्लेट उलेट दे दिया जाता है या पेन पेंसिल दे दिया था, चलो घसो ऐसे, तो उसको घसने के लिए आ गया, लिखने के लिए आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना आ गया, लेकिन चट्टा ऐसे ने लिखा कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। अब समझिए, लिखना तो आ गया, नहीं कहते हैं कि लिखना जो है आसान है लेकिन पढ़ना बहुत कठिन है। लिख तो आप कैसे भी सकते हैं, मान लीजिए ऐसे 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 करके कुछ लिख दिया, ऐसे करके लीजिए पढ़िए क्या लिखा है, तो मतलब कुछ घस घुस कर लिख दिया, और जो जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि मनुष्य को लिखना भी आता था और अच्छी तरीके से पढ़ना भी आता था, तो दोनों। इसका मतलब है सबसे अधिक इतिहास का स्रोत जो है और अच्छी तरीके से ऑथेंटिक स्रोत जिसको हम कहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, ऐतिहासिक स्रोत से, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताब हमको देखने को मिलेगा जिसमें उस काल के बारे में जानकारी देता है। तो किताब जो है अच्छी अच्छी किताबों का वर्णन जो है किस काल में हमको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक काल में। क्यों, इस काल के मनुष्य को लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था सही तरीके से, ठीक है। और इस दोनों काल में देख लीजिए फिर से, इसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं और इसमें सिर्फ लिखना आता था और पढ़ना कुछ नहीं, ठीक है। तो इतिहासकार जो है इसके बारे में जो है जानकारी कैसे इकट्ठा किया, तो वही कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है पुरातात्विक आधार पर जो है इसका निर्धारण किया गया, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को? आगे बढ़े तो देखिए, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से इसको लिखना पड़ेगा। अब जो है प्राग ऐतिहासिक काल को जब हम लोग आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल बहुत बड़ा है। यानी जब से मनुष्य पृथ्वी पर यानी अवतरण हुआ, मनुष्य का जब से पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उस समय से लेकर कुछ समय तक जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको जो है भैया 3 भागों में बांटेंगे।
जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हमको सही से पढ़ने के लिए कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो देखिए 3 भाग में जब इसको हम लोग बांटते हैं तो पहला आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में बांटे, तो 3 भागों में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट लिए, तो 3 भागों में जो है प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बांट कर पढ़े। ठीक है, अब देखिए 3 भाग में जब हम बांटे हैं तो एक भाग इसका क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग हो गया नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, जो पहला भाग है यानी पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल को, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। ठीक है, और इस काल को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। देखिए लाइट थोड़ा अप डाउन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वोल्टेज जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा सही से। पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। अब इसका इंग्लिश हम क्यों लिख रहे हैं, इंग्लिश क्या जरूरत पड़ गई लिखने की, क्योंकि क्या होता है कि पूरा पाषाण काल के जगह पर आपको क्या देगा, पेलियोलिथिक एज दिया रहेगा या मेसोलिथिक एज दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा। इसलिए आपको जो है इंग्लिश भी याद करना पड़ेगा, मध्य पाषाण काल का भी और नव पाषाण काल का और पूरा पाषाण काल का, तीनों का जो है इंग्लिश में आपका नाम याद होना चाहिए तीनों का। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड, इसको कब से कब तक हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको कब से कब तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल जो है जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से, या लगभग हम लोग 20 लाख मान लेते हैं कि 20 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्य की जो है पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ से हम लोग मान लेते हैं अफ्रीका, जैसे अफ्रीका को हम बोलते हैं कि मानव जाति का पालना बोलते हैं, यानी मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुआ था, यानी क्रेडल ऑफ ह्यूमन यानी मानव जाति का पालना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं टाइम पीरियड, तो 20 लाख से लगभग 10,000 BC। ठीक है, अब देखिए इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ बार बार आएगा, एक आएगा BC, दूसरा आएगा AD। BC को आधुनिक समय में जो है BCE भी लिखा जाता है, कुछ अगर NCERT का बुक देखिएगा तो उसमें कहीं कहीं जो है BCE की भी चर्चा है। तो क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। तो BC या इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं BC, यानी बिफोर क्राइस्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कहिए या BCE कहिए, बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब आता है AD का क्या मीनिंग हुआ, तो AD का मीनिंग ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात, जैसे अगर मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म अगर मान लीजिए वैसे 4 BC के आसपास हुआ था, लेकिन अगर मान के चलते हैं 1 ईस्वी, तो 1 ईस्वी से पहले, 1 ईस्वी के पहले जितना भी समय आएगा उसको हम बोलते हैं BCE, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो उस काल में अगर मान लेते हैं 500 BCE लिखा है, इसका मतलब जो है 1 ईस्वी से 500 वर्ष पहले। ठीक है, और AD हो गया एनो डोमिनी, इसको बोलते हैं ईस्वी सन। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आपको ये नोट कर लेना, क्योंकि बार बार ये
तुमको सॉरी आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका हम टाइम पीरियड देख रहे थे। तो देखिए लगभग इसको मानते हैं 20 लाख से लेकर कहाँ तक, 10,000 BC तक। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर 10,000 ही होगा, कहीं पर 9,000 भी लिखा रहेगा, कहीं पर 8,000 भी लिखा रहेगा। तो लड़ना झगड़ना नहीं है और दिमाग में टेंशन नहीं पालना है। बार बार हम बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल रहिए। टेंशन से अच्छा ये कुत्ता पालिए जो आपके लिए भौंके बार बार। ठीक है, आराम से रहिए और पढ़िए। तो ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पाषाण काल। पहले ही बताए हैं कि पाषाण काल में नहीं लिखना आता था, नहीं पढ़ना आता था। ठीक है, तो गाँव में कहावत है कि मैं सजूं किसके लिए, मेरा पिया अनहर है। यानी जब पिया अंधा है, कहने का मतलब जो है तुम कुछ लिखा ही नहीं, न तुमको पढ़ने आता था, नहीं लिखने आता था। ठीक है, तो मैं पढ़ूँ क्या, तुम कुछ लिखा ही नहीं तो मैं क्यों क्या पढ़ूँ बताइए। अगर आपने लिखा, आदि ऐतिहासिक काल में लिख भी दिया, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अंधे हैं। क्यों अंधे हैं, क्योंकि तुमने ऐसा ही लिखा कि हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो देखिए 20 लाख से लगभग हम लोग 20 लाख, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में जो है मानव की उत्पत्ति हुई, और क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्ष पूर्व जो है अफ्रीका मानव की उत्पत्ति हुई, तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। इसलिए जब से मानव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, तो तब से हम लोग 10,000 ईस्वी तक को काल को हम किस में बांटेंगे, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 10,000 से, इसमें 10,000 से के मतलब होता है हज़ार, 10,000 से लेकर इसको हम लोग 4,000 तक, लगभग 4,000 BC तक इसको हम लोग मान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल, इसको पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 4,000 से लेकर 2500 BC तक के काल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नव पाषाण काल। तो देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसको हम लोग 3 भागों में बांटे। कौन कौन भाग, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है पता चल गया कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जो पूरा पाषाण मध्य पाषाण आप जो पढ़ रहे हैं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों का युग। उसमें जो है मनुष्य जो है कोई भी हथियार बनाता था, उसमें पत्थर का उपयोग करता था। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के कालखंड को। अभी पढ़ नहीं रही है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का डिवीजन कर रहे हैं कि हम लोग को आगे पढ़ना किस प्रकार से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। इतिहास जो है ना एक क्रमिक घटना हुआ और क्रम से इसको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल हम लोग देखेंगे, हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल देख लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो हम मान के चलते हैं 2500 से 600 BC तक। ठीक है, 2500 से 600 BC तक। अब क्या हुआ कि आदि ऐतिहासिक काल में हमको 2 चीज़ पढ़ना। पहला क्या, तो पहला पढ़ना है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरा हमको पढ़ना है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो 2 सभ्यता हम लोग को पढ़ना है किस काल में, तो आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में हमको जो प्रोटो हिस्ट्री का एज है 2500 से लेकर 600 BC तक का जो एज है उसको हम लोग 2 कालखंड में बांटकर पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा को बोलेंगे वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड लगभग हम लोग देखेंगे, कार्बन डेटिंग भी बताया है 1750 और उधर 2350, इसके बीच में हम लोग जो है 2500 से लेकर 1500 तक हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। 2500 से 1500 BC, 2500 BC से लेकर 1500 BC के बीच जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से जो है उत्पन्न हुई, किस प्रकार से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और किस प्रकार से इसका विनाश हुआ, ये कालक्रम जो है हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि इतिहास है आपको एक क्रम में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं रिंग वैदिक काल। पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1500 से
600 BC, 1500 से 600 BC, ये हो गया वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक काल को कितने भाग में, तो दो भाग में इसको बांट कर पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे रिंग वैदिक काल, एक को बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल, एक को बोलेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल जो है ये हम लोग पढ़ेंगे 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। ये हम लोग डिवीजन कर लिए इतिहास को। इतिहास का जो है दो पोर्शन हम लोग देख लिए, कौन कौन, तो प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। दो काल को हम लोग पूरी डिटेल से देख लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य टाइम पीरियड क्या है, यानी सर्वमान्य यानी सबको मानते हैं कि किस काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता पली बढ़ी थी, तो 2500 से लेकर 1500। इसकी अप्रॉक्स में अगर 2300 भी दिया है तो आप वही मारिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो है ये वेरी करते रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर जो है 600 BC के काल को हम लोग वैदिक सभ्यता करते हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटे, कौन कौन, तो रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक काल को। तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल को बांटेंगे तो फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक काल में। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको जिस प्रकार से हम लिखे हैं उसी प्रकार से नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। इतिहास का सबसे अच्छे काल जो होगा जिसमें जो है मनुष्य जो है पूरी तरह से लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज जो होता है उसको जो है तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। प्राचीन, देखिए हम लोग को पढ़ना है अभी भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को जब ऐतिहासिक काल में हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर देखेंगे आधुनिक। देखिए 600 के बाद जो है हम लोग जो है हिस्टोरिकल एज में आ जाएंगे, क्योंकि 600 BC तक हम लोग आधे इतिहास हम कवर कर लिए, ठीक है। तो उसके पश्चात जो है हम लोग कि बीच में जो है कुछ गैप रहता है, ताम्रपाषाण काल का आ जाता है सीन, उसमें देखेंगे। और उसके पश्चात हम लोग को जो है प्राचीन जो है भारतीय इतिहास स्टार्ट हो जाता है। लगभग जो है हम लोग 712 ईस्वी से वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, और जो है 1707 यानी औरंगजेब जब आता है तो वहाँ तक हम लोग जो है मध्यकाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उत्तर मुगल काल जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। यानी 712 से लेकर जो है हम लोग पढ़ते जब हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी 600, देखिए जो 600 BC है ना, जैसे यहाँ पर अभी हम छोड़े थे कि उत्तर वैदिक काल में है 600 लेके 712 ईस्वी तक के बीच को जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास देख लेंगे, क्योंकि BC में है। यहीं जब हम लोग वैदिक काल खत्म करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा भारत में जो है जो जनपद काल, जो महाजनपद की उत्पत्ति होगी उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो उस समय जो भी राजवंश होगी तो वो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो 600 से लेकर 712 ईस्वी तक हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास। उसके पश्चात 712 से जो है 1707 जब औरंगजेब का शासन चलता है उसके समय तक जो है उसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके पश्चात के इतिहास को बोलते हैं भारत का आधुनिक इतिहास। तो ये जो है इतिहास को, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 खंड में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को, किस काल को, ऐतिहासिक काल को, तो भारतीय ऐतिहासिक काल को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति था सेलोरियस, क्या नाम था, सेलोरियस, यहाँ पर लिख देते हैं सेलोरियस, ठीक है। सेलोरियस ने ही जो है मनुष्य को जो है इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ने के लिए बोला, कहा कि अच्छा रहेगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाए, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग टेंस देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसी प्रकार से बोला कि इतिहास को भी आप लोग 3 हिस्सा में अगर बांट कर पढ़िएगा तो आपको सही जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो सेलोरियस ने ही सर्वप्रथम जो है मनुष्य को ऐसे सलाह दिया कि आप लोग जो है इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है पढ़िए, लेकिन इतिहास को 3 कालखंड में बांट कर पढ़िए।
एक होगा प्राचीन, एक होगा मध्यकालीन, एक होगा आधुनिक। ये 3 भाग में बांटने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो सेल्यूरियस नामक व्यक्ति को जाता है। ठीक है, तो पहला भाग हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसका जो समय पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड 600 BC से लेकर 712 BC तक। ठीक है, 600 से 712 ईस्वी, 712 ईस्वी, उसके पश्चात जो है भारत में जो है विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकाल, मध्यकाल कितना से कितना माना जाता है, तो 712 BC से 1707 BC तक, इसको बोलते हैं मध्यकाल। ठीक है, तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको हम लोग जो है 1707 से BC नहीं, यहाँ पर ईस्वी होना चाहिए, ईस्वी में हम लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, 717 ईस्वी से अब तक जो है हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चलेगा, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके पश्चात भी हम लोग आधुनिक विश्व के टॉपिक में, इसके पश्चात जो है आधुनिक जो भारतीय इतिहास है, उसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व। ठीक है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, आधुनिक विश्व हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। ठीक है, समकालीन विश्व, समकालीन विश्व का इतिहास हम लोग देखेंगे जब हम लोग ये 3 टॉपिक कवर कर लेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास जब हम कवर कर लेंगे, उसके पश्चात जो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक दिमाग में एक जो है स्ट्रक्चर तैयार हो गया होगा किस प्रकार से इतिहास को हम लोग बांटते हैं। तो फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, एकदम बकलोल था। ठीक है, नंगे होंगे घूमता था, अभी हम बताएंगे डिटेल में, टेंशन ना लीजिए एकदम। हाँ, कपड़ा उपड़ा क्या बकलोल था, उतना समझ थोड़ी था, दिमाग नहीं था उतना। ठीक है, धीरे धीरे दिमाग बढ़ा है। तो क्या हुआ कि हम लोग क्या देख लिए, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। उसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना एकदम स्मार्ट जो था आदमी किस में देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, तो किस आधार पर इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इतिहास का परिभाषा। अभी तक हम लोग सिर्फ इतिहास के बारे में देखे थे कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो मेगास्थनीज को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास कहते हैं किसको, यानी डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ इतिहास किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जितने भी पुरातात्विक हो गया, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी जो भी साक्ष्य मिला है, जो बीती हुई बात जो हो गया है इतिहास में, जो प्राचीन बात जो है जो बीत चुका है, उसको अगर इतिहासकार जो है पुरातात्विक आधार पर जो है उसको प्रमाणित कर देता है, और प्रमाणित करने के पश्चात जो है एक क्रम से जब हम सभी को पढ़ लेते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के कर्मिक ज्ञान को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य, अब इतिहास का साक्ष्य जो है कई प्रकार के देखने को मिलता है। तो हम लोग आप देखते हैं इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास जो पढ़ते हैं उसका स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिला, या किस किस चीज़ से हम लोग को स्रोत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत जो मिला है, वो मिला है कि पहले क्या होता था कि पत्थरों पर कुछ लिख दिया गया, उसको बोलते अभिलेख या शिलालेख बोलते हैं। तो अभिलेखों से मिला, इसको पुरातत्व भी बोलते हैं हम लोग, अभिलेख। अभिलेखों से जो है इतिहास की जानकारी मिलता है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि किताब
किताबों जो भी व्यक्ति के द्वारा किताब, आप बताइए कि किताब की जब हम बात करेंगे तो किताब जो है दो काल में नहीं मिलेगा, प्रागैतिहासिक काल में और आदि ऐतिहासिक काल में किताब नहीं मिलेगा। हमको मिलेगा कहाँ, तो ऐतिहासिक काल में, क्योंकि उसको भी पढ़ना है ऐतिहासिक काल को भी, तो इसलिए ऐतिहासिक काल के स्रोत जो है सबसे बड़ा स्रोत कौन मिलेगा, तो किताब मिलेगा। और ऑथेंटिक भी, ऑथेंटिक तो इससे ज़्यादा जो है पुरातत्व वाला होता है, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो है प्रमाणित किया जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा उचित होता है। किताब में क्या होता है कि किताब में मान लीजिए जिस राजा के दरबार में अगर कोई कवि रहता है या कोई लेखक रहता है, तो राजा को तारीफ करने के लिए भी एकदम अच्छा से सजा सजा के लिखता है। जिस प्रकार से भी भारतीय मीडिया, यानी भारतीय मीडिया जो है भारत की सरकार को आवाज़, मतलब क्या होता है कि अगर गलत काम करिए तो आप गलत बोलिए, सही काम करिए तो सही बोलिए, मीडिया का यही काम है। लेकिन मीडिया तो है कि आप सही काम करिए फिर भी आपके साथ, गलत करिए फिर भी आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए मीडिया को। तो क्या हुआ कि किताब पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो भी इतिहासकार था उस समय, तो राजा जो है उसके विरोध में ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए राजा, इसलिए जो है तारीफ करके भी लिख देता था। ठीक है, तो उतना हम लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे जितना कि अभिलेख और राजा का जो अभिलेख लिखवाया गया था उस पर भी थोड़ा सा कम विश्वास करेंगे। लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत मिलेगा, मान लीजिए कहीं से सिक्का मिल गया, ठीक है, कहीं से कोई मूर्ति मिल गया, कहीं से कोई मंदिर मिल गया, कोई महल मिल गया, तो उसको जो है हम लोग ज़्यादा साक्ष्य के तौर पर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिक्का। ठीक है, कि विभिन्न राजवंशों में जो है विभिन्न प्रकार के सिक्का प्रचलन में आया। सिक्का का भी जो है भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत मिलेगा कि किस प्रकार के सिक्का जो है किस शासन के दौरान, यानी किस शासक के दौरान या किस राजवंश के दौरान प्राप्त हुआ। ये भी जो है इतिहास के लिए जो है महत्वपूर्ण स्रोत का काम करता है। तो अभिलेख हो गया, किताब हो गया, सिक्का हो गया, और बहुत सारे स्मारक। स्मारक अगर हम लिखना चाहें तो पुरातत्व, एक ही बार में लिख देते हैं, पुरातत्व यानी पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तो ये विभिन्न प्रकार के स्रोत से हमको जो है, अगर विभिन्न प्रकार के स्रोत को हम कर्मिक ढंग से अगर पढ़ लें कि कौन पहले मिला कौन बाद में मिला और किस प्रकार से जो है भारतीय इतिहास जो है आगे आगे बढ़ा, तो इसको हम जो कर्मिक ढंग से हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसी को बोलते हैं इतिहास। ठीक है, तो इतिहास का अब हम लोग क्या देखेंगे, स्रोत देखेंगे। पहले स्रोत हमको अगर पता चल जाएगा, कुछ कुछ स्रोत देखेंगे, क्योंकि देखिए सब अगर पढ़ने लगेंगे तो पूरा इतिहास पता चलेगा, स्रोत ही है स्रोत। ठीक है, तो उतना स्रोत की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में कुछ स्रोत को हम लोग देख लेंगे, कुछ किताब को देख लेंगे, कुछ अभिलेख को देख लेंगे। अब सिक्का देखिए, जिस प्रकार से हम राजवंश को आगे हम पढ़ते जाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस शासक ने कौन सी सिक्का चलाई, तांबा का सिक्का कहाँ चला, सोना का सिक्का कहाँ चला, शीशा सिक्का कहाँ चला। तो ये सब जो है ना हम जब पढ़ेंगे वहाँ पर जो है पढ़ाएंगे तो वो उचित रहेगा। अब यहाँ एक ही बार हम ऐसे पढ़ा देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उतना। ठीक है, तो जो है इतिहास में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी हम बता देंगे। ठीक है, और जो जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहीं पर बताएंगे, क्योंकि जिस राजवंश में पढ़ेंगे उस राजवंश में पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख देख लेते हैं, कुछ अभिलेख देखेंगे, फिर किताब देखेंगे। देखिए किताब को जो है ना डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि किताब जो है बहुत प्रकार की किताब लिखा गया। तो किताब के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किताब को हम लोग कितने स्रोत में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्रोत में जब किताब आएगा, किताब जो है बहुत प्रकार की किताब लिखा गया था। पहला हम देखेंगे धार्मिक किताब, धार्मिक पुस्तक, यानी बहुत सारा पुस्तक लिखा गया था जिसमें से धार्मिक पुस्तक भी एक मान्य रखता है, एक जो है इतिहास के स्रोत के रूप में माना जाता है। धर्म से रिलेटेड जो भी किताब होगा, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ठीक है, तो ये जो है धार्मिक किताब जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा हमको इतिहास को पढ़ने में, समझने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है जो भी यात्रा वृत्तांत हुआ, कोई भी विदेशी यात्री भारत आया, यात्रा वृत्तांत, इसको हम लोग कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पहला हो गया धार्मिक स्रोत, दूसरा हो गया यात्रा वृत्तांत। अगर कोई विदेशी मतलब कोई भी विदेशी इतिहासकार भारत आया, उसने भारत के बारे में कुछ किताब लिखा, ठीक है, तो उसको इसमें हम लोग कवर करेंगे। एक हो गया धार्मिक ग्रंथ, दूसरा हो गया यात्रा वृत्तांत, और तीसरा हो गया अन्य पुस्तक। अन्य पुस्तक में आ जाएगा कि बहुत सारे जो है पुस्तक जो है कि विभिन्न क्षेत्रों में लिखा गया, कोई विज्ञान के क्षेत्र में लिखा, कोई गणित के क्षेत्र में लिखा, अन्य पुस्तक को भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अन्य पुस्तक, ठीक है, अन्य पुस्तक, तो ये पुस्तक जो है विभिन्न प्रकार के हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक पुस्तक भी देखेंगे, और विदेशी जो यात्री आया उसका यात्रा वृत्तांत भी देखेंगे, और अन्य पुस्तक जो भारतीय लेखकों के द्वारा लिखा गया है, अन्य पुस्तक जो धार्मिक ग्रंथ के अलावा पुस्तक है
ठीक है। जैसे कालिदास ने बहुत सारी किताब लिखा है, तो उसका जो है संबंध जो है दूर दूर तक जो है ना ही इससे है और ना ही इससे है, ठीक है। कोई लव स्टोरी का बुक लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, जैसे मालविका अग्निमित्र देखेंगे, तो बहुत सारा ऐसा किताब है जो वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया धार्मिक और यात्रा वृत्तांत और अन्य पुस्तक, ठीक है। अब हम लोग जो है इतिहास के स्रोत पर चलते हैं। स्रोत में हम लोग देखेंगे अभिलेख। कुछ अभिलेख के बारे में इंपॉर्टेंट अभिलेख जो है पूछा जाता है कि यह अभिलेख जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, यह अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, इसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसको बताइए, ठीक है। तो ये अभिलेख हम बहुत ज़्यादा अभिलेख नहीं देखेंगे, क्योंकि सभी अभिलेख अभी देखना शुरू कर दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए अभिलेख। अभिलेख इसको बोलते हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी, आपको ये याद रखना है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि अभिलेख क्या होता है, कि अभिलेख कोई शिला है, ठीक है, कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा दिया, या कोई स्तंभ बनाया उस पर कुछ लिखा दिया, उसी को बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख आप लोग समझ गए। तो देखिए कुछ अभिलेख को स्टार्ट करते हैं। पहला अभिलेख देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख बार बार काहे लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं, हाथी गुफा अभिलेख। अब ये पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख को बनाया था किसने, यानी राजवंश के समय भी पूछ लिया जाएगा और शासक के समय भी पूछ लिया जाएगा, या कभी पूछ लेगा कि किस राजवंश के दौरान बना था, कभी पूछ लेगा किस शासक के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। तो ये लिखवाया गया था जो हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल ने जो है हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। हाथी गुफा अभिलेख लिखवाने का श्रेय किसे जाता है, तो कलिंग। कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक ने किस प्रकार से कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब देखिए हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जो है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जो है भारत शब्द का जिक्र जो है पहली बार मिला था। तो यही जो है हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल शासक का नाम है और क्षेत्र क्या हो गया, कलिंग, यानी राजवंश क्या हो गया, वहाँ पर जो है कलिंग क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा आ जाता है। तो उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में जो है ये खारवेल शासक हुआ करते थे। इन्होंने ही हाथी गुफा अभिलेख को बनवाया था, ठीक है। अब देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख की विशेषता क्या है, तो इसमें भारत शब्द का उल्लेख जो है प्रथम बार देखने को मिला है। किस अभिलेख में, तो हाथी गुफा अभिलेख में जो है पहली बार जो है भारत शब्द का उल्लेख देखने को मिला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एहोल अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, बार बार अभिलेख नहीं लिखेंगे, एहोल। एहोल अभिलेख जो लिखा है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा जो है ये लिखा गया था। चालुक्य वंश के ये शासक थे। जब हम लोग चालुक्य पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देता है जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय पर, ठीक है। अब देखिए इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, बहुत फेमस है कवि, उसने ही एहोल अभिलेख की रचना की थी, ठीक है, जिसका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, ठीक है। तो रवि कीर्ति के द्वारा कभी कभी पूछ लिया जाता है एहोल अभिलेख की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो रवि कीर्ति के द्वारा जो है एहोल अभिलेख की रचना किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए सब अभिलेख को हम लोग नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हाथी गुफा बहुत ही फेमस है, एहोल अभिलेख बहुत ही फेमस है, ठीक है। एहोल अभिलेख जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि आगे हम लोग जब कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे कुषाण वंश, उसका भी चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो देखिए
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल, उसमें समुद्रगुप्त की चर्चा आएगी। उन्होंने ही ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जो है, जिस प्रकार से यहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखाया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी एक व्यक्ति था, यानी राज दरबार में कवि के तौर पर रहते थे, हरिसेन नाम था उनका। यहाँ पे लिखना है समुद्रगुप्त, 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 ठीक है। और लिखवाया था किसने? तो हरिसेन, हरिसेन ने, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने। किसने लिखवाया था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक हुआ करता था गुप्त काल में। जब आगे हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगले देखते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री का है, गौतमी बलश्री, ठीक है। वहाँ पर जो चल रहा था कि चालुक्य वंश, उसके बारे में जो जानकारी किस यहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जानकारी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख, यहोल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और नासिक अभिलेख हम लोग देख लिए। अब जो है एक अभिलेख ऐसा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंद गुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख, यानी दो व्यक्ति का है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है दो व्यक्ति का है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किस लिए फेमस है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो सुदर्शन झील के मरम्मत के लिए फेमस है। ये गुजरात में है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, लेकिन कुछ कारण से जो है वो झील का पुनर्निर्माण, कुछ खराबी आ गया था, उसका पुनर्निर्माण जो है वो किया गया था। और उसका जो वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख जो है किन दो व्यक्ति का है? एक है रुद्रदामन का और दूसरा है स्कंदगुप्त का, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन, रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त और जो है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शक शासक था रुद्रदामन, तो उसकी चर्चा है इसमें जूनागढ़ अभिलेख में। और रुद्रदामन के अलावा जो है स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था और उसकी चर्चा इसमें मिलता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो यही जो है जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की भी चर्चा है और अशोक की भी चर्चा इसी में मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देवपारा अभिलेख जो है एक सेन शासक जो था विजय सेन, सेन वंश का शासक था विजय सेन, उसने ही ये लिखवाया था देवपारा अभिलेख। तो अगला हो जाएगा देवपारा अभिलेख। ये किसने लिखाया था? तो विजय सेन, विजय सेन यानी सेन वंश का शासक। देखिए सेन वंश जो है बंगाल के क्षेत्र में एक छोटा सा राजवंश के रूप में उभरेगा और ज़्यादा दिन तक ये शासन नहीं करता। सेन वंश जो है बंगाल के क्षेत्र में था, उसी का शासक था विजय सेन, जिसने जो है ये देवपारा अभिलेख की जो है बनवाया था, उसी के दौरान ये बनाया गया था। इसकी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता जिसका रहेगा उसका हम लोग बता देंगे। जैसे अभी देखे हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें जो है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार यानी पुनर्निर्माण की चर्चा मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक है मालवा के क्षेत्र में शासक हुए थे जिसको बोलते हैं प्रतिहार, यानी प्रतिहार का जो है गुजरात में था एरिया, गुजरात के क्षेत्र में एरिया था, लेकिन जो है उसका शासन जो है मालवा तक था। तो मालवा में ही उन्होंने जो है एक अभिलेख लिखाया था, यशोवर्मन नाम था उनका, मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। तो उन्होंने ही जो है ग्वालियर में एक अभिलेख लिखाया था, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, तो उसको बोलते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसने लिखाया था? तो मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन,
मालवा नरेश यशोवर्मन का जो है वो ग्वालियर अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस ग्वालियर के क्षेत्र में था। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त का भी और भानुगुप्त का भी एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो है ये किसका है? तो समुद्रगुप्त का भी है और भानुगुप्त का भी, भानुगुप्त का भी। ठीक है, समुद्रगुप्त और भानुगुप्त ये दोनों का है एरन अभिलेख। अब देखिए एरन अभिलेख पूछता है कि सती प्रथा का साक्ष्य, तो कौन से एरन अभिलेख? तो स्कंदगुप्त वाला, सॉरी भानुगुप्त वाला। ठीक है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है इसमें जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा भानुगुप्त का आगे हम जब पढ़ेंगे गुप्त काल उसमें हम बताएंगे। भानुगुप्त का एक मित्र था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है वह सती हो जाती है। सती क्या होता है? एक जला हुआ चिता रहता है जिसमें जो है उसको अपने आप को जो है जलाना रहता है, इसी को बोलते हैं सती प्रथा। अपने पति की मृत्यु के पश्चात महिलाएं जब जो है अपना शरीर त्याग देती है चिता पर बैठकर, तो उसी को बोलते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का विस्तृत रूप से उल्लेख जो है, अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में कि किस अभिलेख जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो वो एरन अभिलेख था। किसका? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग। एरन अभिलेख आप लोग देख लिए होंगे, समुद्रगुप्त और भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख जो है। ठीक है, अब हम देखते हैं भीतरी अभिलेख। यहाँ पे देख लेते हैं भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख जो है ये भी दो व्यक्ति का है। भीतरी अभिलेख में जो है स्कंदगुप्त की चर्चा है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ तो ऊपर हम चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, तो भीतरी किसका है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का कितना इंपॉर्टेंट है? तो दो। कौन कौन? भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका है? स्कंदगुप्त का। ठीक है, यानी गुप्त शासक में अंतिम महत्तम शासक था स्कंदगुप्त, जिसके समय में जो है ये अभिलेख की जो है निर्माण की गई थी। अब कुछ और एक दो देख लेते हैं अभिलेख। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मेहरौली, जो दिल्ली में मेहरौली है स्तंभ लेख, यानी लौ स्तंभ, जिस पर जो है अभी तक जो है उस पर जंग नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी था कि इतना पुराना जो है लौ स्तंभ अभी तक जो है जीवित है उसी प्रकार से। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है 4-5 साल 10 साल पहले बनाया और आज जंग लग के टूट फाट गया। लेकिन कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या यूज़ किया गया अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई उसका साक्ष्य नहीं मिलता है कि किस शासक के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो है उस पर चंद्र लिखा है, चंद्र लिखा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि गुप्त काल के जो है शासक जो है चंद्रगुप्त के द्वारा ये लिखाया गया था, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेहरौली, मेहरौली, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, मेहरौली लौह स्तंभ, लौह स्तंभ किसने लिखाया था? चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो लिखाया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एक दो और दो तीन जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक जो अभिलेख है उसको बोलते हैं हेलियोडोरस का अभिलेख, हेलियोडोरस का अभिलेख, या इसी को बोलते हैं विदिशा। यानी विदिशा क्षेत्र में जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस, उसको जो भागवत धर्म की शिक्षा दिया गया। तो भागवत धर्म का उल्लेख जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। ठीक है, हेलियोडोरस अभिलेख, या इसी को बोलते हैं वेशनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का अभिलेख, हेलियोडोरस का, या इसी को बोलते हैं वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख। तो इसमें जो है भागवत धर्म के जो बारे में जो है लिखा गया। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया भागवत धर्म की चर्चा जो है किस अभिलेख में है, तो हेलियोडोरस का या वेशनगर अभिलेख जो है उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज, तो इसी का नाम है गरुड़ ध्वज, और हेलियोडोरस का अभिलेख भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो या करके हम ले लेते हैं गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़
ध्वज, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, गरुड़ ध्वज। ये विदिशा यानी बेसनगर, विदिशा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये मिलता है। ये अभिलेख देखने को मिला है, हेलियोडोरस बेसनगर या गरुड़ ध्वज का अभिलेख इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का मेहरौली अभिलेख किसी ने बनवाया था, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरी जानकारी वहाँ पर है नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये बनवाया गया था, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एरन अभिलेख हम लोग देख ही चुके हैं, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब होगा तो हम लोग जहाँ कहाँ देखेंगे कि जहाँ पर कोई राजवंश पढ़ेंगे उस समय जो भी, जैसे अशोक का एक भी अभिलेख हम लोग उतना चर्चा यहाँ पर नहीं किए हैं, लेकिन जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब शिलालेख के हम लोग बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये था अभिलेख। अब हम लोग देखते हैं किताब के बारे में, ठीक है। तो किताब हम लोग देखेंगे कि किताब जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ऑथेंटिक स्रोत में से एक माना जाता है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक स्रोत जो है यानी सर्वमान्य स्रोत जो है वो होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के पश्चात जो है जो पुस्तक वाला स्रोत है, जो किताब में लिखा जाता है, उस स्रोत को जो है हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत का जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो हम लोग देखते हैं किताब से, यानी कौन कौन किताब जो है लिखा गया जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अभी अभिलेख हम लोग देखे हैं, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देख लिए, एहोल अभिलेख देख लिए, मंदसौर अभिलेख देख लिए, ग्वालियर अभिलेख देखें हम लोग, हेलियोडोरस का अभिलेख। तो बहुत सारे अभिलेख को हम लोग चर्चा किए हैं। जो 8-10 अभिलेख है आपको उसको रिवीजन करना और नोट्स बनाते रहिए, एकदम सीरीज से जो है इसको नोट्स बनाते रहिए। अब हम लोग किताब देखते हैं, ठीक है। तो किताब में सबसे पहला किताब हम लोग देखेंगे धार्मिक किताब, धार्मिक ग्रंथ। आप लोग हेडिंग दे दिए धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ यानी जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो जो है भारतीय इतिहास की क्या जानकारी देती है इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। धार्मिक पुस्तक जो है सबसे, अगर पहले के हम पुराने समय में हम चलें तो सबसे पहले धार्मिक पुस्तक में हम लोग वेद देखते हैं। तो वेदों की जो है चर्चा हुई, तो वेद में भी जो है इतिहास के बारे में लिखा गया। तो वेद डिटेल में जब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, तो वैदिक काल में। अभी हम तुरंत लिखा है वैदिक काल की चर्चा जो है 1000 से लेकर 600 ईस्वी, 1500 से मान सकते हैं, 1500 से 600, और 1500 से लेकर 1000 रिंग वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल यानी बीसी में, ठीक है। तो जब हम लोग रिंग वैदिक काल पढ़ेंगे या वैदिक काल बोल सकते हैं, जब वैदिक काल में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम लोग वेद, चारों वेद के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम नाम देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला हम लोग देखते हैं वेद, ठीक है। वेद, वेद की संख्या कितना है, तो 4, वेदों की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद है। वेद की संख्या कितना हो गया, 4, और चारों को हम लोग एकदम क्रम से लिखें। पहले किसका जो है निर्माण हुआ, उसके पश्चात किसका हुआ, उसके पश्चात सबसे लास्ट में हो गया अथर्ववेद का निर्माण हुआ था। एक सीरीज से आपको भी याद करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसकी चर्चा किए हैं कि ये वेद में जो है इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, तो वैदिक काल में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वेद को आसानी से पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है, 6 वेदांग की रचना की गई है। अब देखिए वेद को जो है आसानी से पढ़ने के लिए, क्योंकि वेद जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको जो है पढ़ना या शुद्ध पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी, इसलिए वेद को आसानी से पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई और इसकी संख्या 6 है। तो ये 6 कौन कौन सा है, सो देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, निरुक्त, छंद, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 जो है
ये क्या है, वेदांग। 6 वेदांग की रचना की गई ताकि वेद को हम लोग एकदम सही तरीके से, देखो, शिक्षा मिल सके सभी लोगों को, वेद की जो शिक्षा होती उसको मिल सके। उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में सही शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। व्याकरण यानी शुद्ध शुद्ध जो है वेद को पढ़ना लिखना आना चाहिए। और निरुक्त और छंद, ठीक है, छंद की भी चर्चा होती है उसमें। तो व्याकरण को सही तरीके से पढ़ने के लिए किसकी रचना की गई, तो वेदांग की रचना की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है वेदांग की संख्या। आगे हम लोग देखते हैं उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। तो पहला धार्मिक ग्रंथ क्या देखें, वेद। वेद की संख्या 4। उसके बाद देखें वेदांग। वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। उसके बाद देखते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या है 108। कितनी है, 108। लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण उपनिषद 13 है। 13 उपनिषद से जो है बार बार क्वेश्चन आता है, लेकिन 13 भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। वो 4-5 हम लोग उपनिषद देखेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये उपनिषद जो है बार बार पूछता है कि आपसे उपनिषद की संख्या क्या है। उपनिषद की संख्या जो है 108 है, ठीक है। इसमें से जो है सबसे प्राचीन उपनिषद के बारे में हम देखते हैं तो सबसे प्राचीन या सबसे जो है प्राचीन उपनिषद कह सकते हैं, और या इसमें जो है यशमेव यज्ञ की चर्चा है। देखिए जब हम लोग वेद पढ़ेंगे तो वेद में देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है भगवान की स्तुति किया गया है, इसमें मंत्र का उच्चारण दिया गया। लेकिन जब यजुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें कर्म, कांड, यज्ञ इस सब की चर्चा किसमें मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। उसी प्रकार से तो पहला हम लोग वेद देखते हैं, उसको बोलते हैं बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक यह जो है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है उपनिषद क्या हो जाएगा, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद हो गया, ठीक है। और इसमें जो है यज्ञ की चर्चा है। कौन सी यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है, तो अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात एक घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है। उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे सैनिक जाती है, जिस राजवंश के द्वारा वो घोड़ा पकड़ लिया जाता है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो यह अश्वमेध यज्ञ जब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ जो है उसके बारे में, वहाँ पर यज्ञ की चर्चा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे प्राचीन है और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, दो चीज इसको याद रखना है आपको। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या है, यह सबसे प्राचीन उपनिषद। उपनिषदों में सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन हो गया यह बृहदारण्यक। जैसे वेद में सबसे प्राचीन हो गया ऋग्वेद, उसी प्रकार से बृहदारण्यक में सबसे प्राचीन हो गया यह, उपनिषद में सबसे प्राचीन हो गया बृहदारण्यक। और इसमें दो चीज़ की चर्चा है, एक अश्वमेध यज्ञ और ये सबसे प्राचीन है। दो चीज़ आपको याद रखना है बृहदारण्यक के बारे में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप जो है नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलो उपनिषद सबसे प्राचीन देख लिए, सबसे नया भी देख लेते हैं। तो अलो उपनिषद जो है सबसे नया उपनिषद है। इसकी रचना इधर किया गया मुगल काल के समय। अगला देख लेते हैं अलो उपनिषद। अलो उपनिषद, अलो उपनिषद, ठीक है। अलो उपनिषद जो है सबसे नया है, क्या है, न्यू कहेगा। उपनिषद में सबसे नया कौन है, सबसे बाद में किस उपनिषद की रचना हुई, तो अलो उपनिषद की हुई, ठीक है। इसकी रचना जो है किस काल में हुआ, तो मुगल काल में। मुगल काल में इसकी रचना होती है, ठीक है। अगला हम लोग उपनिषद देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है इसमें जो है यम और नचिकेता के संवाद की चर्चा की गई है। यम और नचिकेता, यम नचिकेता, नचिकेता, और इसी में जो है ओम शब्द, ओम शब्द जो है देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओम शब्द की चर्चा जो है किस उपनिषद में है, तो कठो उपनिषद में है। और यम और नचिकेता का संवाद, देखिए नचिकेता एक छोटा सा बालक था, ठीक है। वो पहुंच गया यम के पास, यम के पास पहुंच गया। तो यम के पास पहुंचने के पश्चात क्या हुआ कि यम से वो पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछा। उसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि आत्मा के बारे में। तो यम ने बताया कि अभी जो है बालक, तुमको इतना जो है उम्र नहीं हुआ कि तुम आत्मा के बारे में समझ सको, ठीक है। तो यम का जो है जवाब और नचिकेता का जो क्वेश्चन, इसका जो है देखने को मिलता है, संग्रह
किस में मिलता है? तो कठोपनिषद। तो याद कैसे रखना है? तो कठोर कठोर क्वेश्चन किसने पूछा है? तो नचिकेता ने। किससे? यम से। तो कठोपनिषद में दो चीज़ याद रखिएगा, यम और नचिकेता का संवाद, और दूसरा ओम शब्द, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जवालोपनिषद। कठोपनिषद हो गया, जवालोपनिषद। जवालोपनिषद, जवालोपनिषद में जो है त्रिदेव की चर्चा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोग देखे होंगे त्रिदेव, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव। त्रिदेव की चर्चा जो है किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो जवालोपनिषद में। ठीक है, जवालोपनिषद में जो है त्रिदेव की चर्चा हम लोग को देखने को मिलता है। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, जब हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में भारत का चिन्ह देख रहे थे, उसमें हम बताए थे कि भारत का जो है चिन्ह है अशोक स्तंभ। जो सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया, वो अशोक स्तंभ भारत का चिन्ह है, और राष्ट्रीय वाक्य उसी में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा जो है किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते की चर्चा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो वासुदेव की चर्चा है यानी कृष्ण की चर्चा है, वो जो है किस उपनिषद में देखने को मिलता है? ठीक है, कृष्ण की चर्चा, तो एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में जो है देव की पुत्र, देव की पुत्र वासुदेव की चर्चा, वासुदेव, देव की पुत्र वासुदेव की चर्चा जो है किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में जो है देव की पुत्र वासुदेव के बारे में जो है चर्चा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें धार्मिक ग्रंथ में? सबसे पहला देखें वेद, वेद 4 है, चारों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, आगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखें वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरूप छंद, तो ये 6 आप लोग देख लिए। उसके पश्चात हम लोग देखें उपनिषद, उपनिषद जो है उसकी संख्या 108 है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है 13 उपनिषद है। 13 में से कुछ उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इससे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अलोपनिषद में क्या होगा? ये सबसे नया उपनिषद है और सबसे पुराना हो गया बृहदारण्यक, किसमें जो है यम नचिकेता का संवाद है, कठोपनिषद। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग जो है पुराण की चर्चा करते हैं, देखते हैं पुराण के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुराण। पुराण को जो है 5वां वेद कहा जाता है। ठीक है, 4 वेद हम लोग अभी देख लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पुराण को जो है 5वां वेद की संज्ञा दिया जाता है। पुराण, पुराण देखिए, पुराण की रचना जो है अग्रसर्वा ऋषि और उसके पुत्र के द्वारा किया गया था, यानी लोमहर्ष नाम था लोमहर्ष ऋषि का, और उसके पुत्र जो थे अग्रसर्वा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुराण की रचना किसने किया था? लोमहर्ष, लोमहर्ष और इनके पुत्र थे अग्रसर्वा ऋषि, अग्रसर्वा ऋषि। ठीक है, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र, ये क्या है? तो पुत्र होंगे, ये पिता ये पुत्र, लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रसर्वा, इनके द्वारा जो है पुराण की रचना की गई। पुराण की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। इसे क्या कहा जाता है? तो ये इसे 5वां वेद कहा जाता है, 5वां वेद की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, 3 पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? तो एक पुराण हो गया मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, एक हो गया विष्णु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण। ठीक है, तो देखिए
पुराण के बारे में पूरा डिटेल यहाँ देख लीजिए। रचना किसने किया था? लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रसर्वा ने। ठीक है, पुराण की संख्या कितनी है? 18। इसे क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। 3 महत्वपूर्ण पुराण को हम लोग को पढ़ना है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश। जब अभिलेख हम पढ़ा रहे थे, अभिलेख, वहाँ पर शायद जो है गौतमी वलश्री का चर्चा आया था। ठीक है, गौतमी वलश्री का चर्चा आया था, तो वहाँ पर हम लोग शायद राष्ट्रकूट बोल दिए होंगे। ठीक है, वो राष्ट्रकूट नहीं, वो सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक है, गौतमी वलश्री, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे लिखे नहीं थे वहाँ पर, सिर्फ हम बोले थे, वो राष्ट्रकूट निकल गया था, राष्ट्रकूट के नहीं थे, वो सातवाहन वंश के थे, गौतमी वलश्री। ठीक है, तो वहाँ पर नासिक अभिलेख जो है आप लोग वहाँ पर चेंज कर लीजिए। वैसे लिखे नहीं थे, सिर्फ लिखे थे कि नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री का है और वो सातवाहन वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट निकल गया होगा वहाँ पर, अब ध्यान आया हमको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 2 चीज़ मिलता है मत्स्य पुराण में, 2 चीज़, एक सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और दूसरा मिलता है कि विष्णु के 10 अवतार। कितने अवतार? 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा जो है किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में। और ये जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। 3 पॉइंट याद रखना है मत्स्य पुराण में। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, इसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है और यह सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश की जानकारी है, मौर्य वंश की, और वायु पुराण में गुप्त वंश की, गुप्त वंश की। तो देखिए, एक तो याद हो गया होगा मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश। ठीक है, और वायु पुराण कैसे याद रखें? तो गुप्त, वायु क्या होता है? गुप्त रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसे याद कर लेंगे। वायु पुराण में किसकी चर्चा है? तो गुप्त काल की। बच गया विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा हो गया विष्णु पुराण में। ये 3 देखना। अब हम लोग देखेंगे विष्णु के 10 अवतार के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विष्णु के 4-5 अवतार दिया रहेगा, कहेगा इसको सीरीज में लगाइए, कौन सा अवतार पहले हुआ था, कौन सा अवतार बाद में हुआ था। तो ये आप लोग जो है पुराण के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं विष्णु के 10 अवतार के बारे में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 10 अवतार देखते हैं।